Hello students, this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to physical world. आज हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जो यहाँ पे आपका चैप्टर है जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। उसका अब प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इट ओबे द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यह जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ओके, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इट में बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है। ये जो बल है, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, मतलब आकर्षण बल भी और या फिर प्रतिकर्षण बल। थर्ड नंबर है इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। यह जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाला फोर्स होता है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, यह अधिक दूरी परास बल है। ये जो इसका जो रेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्थ नंबर लिखे हैं इट इज़ सेंट्रल फोर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज़ सेंट्रल फोर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये सेंट्रल फोर्स भी है, साथ साथ में एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है। हिंदी में क्या बोलते हैं, यह केंद्रीय बल है के साथ साथ क्या है, संरक्षी बल है। इसे आप ध्यान से लिखिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए इसे लिखिए ध्यान से। अब जो हम लोगों का फोर्थ नंबर है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नेचर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, प्रबल बल होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जो हम लिखे हैं डिफिनेशन, द प्रोटोन, क्या लिखेंगे, प्रोटोन, द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन कौन चार्ज होता है, न्यूट्रल। नहीं इसमें पॉजिटिव होता है, ना ही इसमें नेगेटिव, ये न्यूट्रल चार्ज होता है। इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर इन वेरी स्मॉल स्पेस। इट इज क्लियर दैट सच पावरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स इन द न्यूक्लियस विच बाइंड न्यूट्रॉन विथ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन विथ प्रोटॉन। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे हिंदी में। तो यहाँ क्या लिखे हैं हिंदी में, नाभिक में प्रोटॉन कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन उदासीन नाभिक में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में एक साथ रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि नाभिक के अंदर ऐसे शक्तिशाली बल कार्य करते हैं जो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से और प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधे रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, बांधे रखते हैं। यह प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ कि कल लास्ट क्लास में भी हम डिस्कशन किए हैं कि न्यूक्लियस में कौन फोर्स होता है, प्रोटॉन क्यों वहाँ एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करता है। तो यहाँ क्या है कि नाभिक, इसके बारे में हम डिस्कशन करें तो न्यूक्लियस के अंदर, ये मेरा एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मान लीजिए ये मेरा प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह से। ठीक, तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस में क्या है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज लेस होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हम एक बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस प्लस क्या होता है? रिपल्सन। लेकिन न्यूक्लियस में जो है कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एकदम बंधा हुआ है स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। तो वह स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करता है, जो प्रोटॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांध के रखता है, वह क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन किया हुआ है। इसे आप लिखिए, इसका फिर हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रबल नाभिकीय बल का गुण। इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। इट इज़ एट्रैक्टिव फोर्स। ये जो होता है एट्रैक्टिव फोर्स होता है, यह आकर्षण बल होता है। कौन? जो आप अभी स्टडी किए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो लास्ट वाले जो हम लोग चैप्टर लास्ट वाले में जो दो हम देखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें एट्रैक्टिव भी था, साथ साथ रिपल्सिव भी था। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है? एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव ही ना बांध के रखेगा, तो वह इसलिए वह प्रोटॉन प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से एकदम स्ट्रांगली बंधा हुआ रहता है। सेकेंड नंबर, इट इज़ सेंट्रल फोर्स। यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल फोर्स, मतलब चार्ज जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा, तो अगर मान लीजिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच है, तो प्रोटॉन के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा। इट इज़ नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। यह क्या है? अविद्युत बल है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता तो यहाँ रिपल्सन भी होता, साथ साथ क्या होता? अट्रैक्शन भी होता। और इलेक्ट्रिक फोर्स में सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, दोनों फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी साथ साथ रिपल्सन भी। लेकिन यह क्या है? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। यह जो होता है बहुत ही कम दूरी पर काम करता है। और क्यों काम करता है कम दूरी पर? क्योंकि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए हैं, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻15। तो ये क्या है आपका सर? न्यूक्लियस। इसलिए इसका जो डिस्टेंस होता है इस फोर्स का बहुत ही कम होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। यह अगुरुत्वीय बल है। कौन बल है? अगुरुत्वीय बल। इसमें यह ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। और यहाँ लिखे हैं इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स। यह अत्यंत प्रबल बल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और यहाँ 6th नंबर लिखे हैं इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। यह जो है न्यूनतम परास का बल है, यह बहुत ही कम दूरी तक काम करता है। अभी हम बताएं ही ये कम रेंज में काम करता है, और साथ साथ ये बहुत ही क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये 5-6 प्रॉपर्टी आपको लिखे हैं, ये सब लिखिए। ये जो इसका नेचर है, ये तो आप 11th में पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th के मॉडर्न फिजिक्स में जब पढ़िएगा तो ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आता है। तो अभी ही हम बता दिए कि ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ 11th के लिए ये आता है एग्ज़ाम में। चलिए इसको ध्यान से लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरा जो लास्ट है, ये मेरा 5th नंबर है, और ये मेरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीकर। देखिए
ये एक तरह का वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और यहाँ पर क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल विच इज इमिटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव डेके, इट इज़ कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। मूल कणों के मध्य लगने वाले बल जो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय के कारण उत्सर्जित होते हैं, इसे हम क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। क्षीण, या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग क्षीण की जगह हम लोग यहाँ पे दुर्बल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दुर्बल, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी, मूल कणों के मध्य लगने वाले बल जो किसी रेडियो, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो, जैसे मान पहली बात है कि रेडियो एक्टिव डेके है क्या, तो रेडियो एक्टिव डेके जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय, या हम लोग रेडियो धर्मी क्षय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियो धर्मी क्षय। कैसा, रेडियो धर्मी के क्षय के कारण, यहाँ पे लिखे हैं के कारण, जो के कारण उत्सर्जित होता है। रेडियो एक्टिव सबसे बड़ी बात है क्या, रेडियो एक्टिव डेके है क्या, कि रेडियो एक्टिव डेके में क्या होता है कि अनस्टेबल एटम से, अनस्टेबल एटम जिसको बोलते हैं अस्थाई परमाणु से जो ऊर्जा रेडिएट होता है, जो ऊर्जा बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डेके बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, मूल कणों के मध्य क्या लगता है, एक तरह का बल लगता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स किसके बीच, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच क्या लगता है, एक तरह का फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हो गया, जैसे हो गया आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो जब रेडियो एक्टिव डेके होता है तो उसके कारण जो मेरा फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो कौन फोर्स है सर, मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इसका रेडियो धर्मी या रेडियो क्षय के कारण जो मूल कणों के बीच जो बल लगता है वह बल क्या है, मेरा दुर्बल नाभिकीय बल या क्षीण नाभिकीय बल। यह भी जो है इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इसका हम गुण लिख रहे हैं। किसका सर, किसका गुण सर बोलिएगा, प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम लोग, जल्दी बोलिएगा, किसका प्रॉपर्टीज, वीक न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टीज। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत ही अत्यंत लघु परास बल है, मतलब ये कम दूरी तक वर्क करता है। दिस फोर्स इज स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यह फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन दिस फोर्स इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यह प्रबल नाभिकीय बल से, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है। यह प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होगा, ये वीक होगा। चलिए इसे लिखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ। हमें फिजिक्स में कौन कौन सा कंजर्वेशन लॉ पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं संरक्षण का नियम। सबसे बड़ी बात होता है कंजर्वेशन है क्या, कंजर्वेशन, कंजर्व रहना मतलब कि ना वो इंक्रीज होना ना वो डिक्रीज होना, हमेशा वो कांस्टेंट होना, सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, संरक्षण है। संरक्षण का मतलब सुरक्षित रहना, संरक्षण का मतलब सुरक्षित रहना। मान लीजिए इसमें मेरा 10 ml है और इसमें मेरा 5 ml लिक्विड है, तो इसमें हम 5 ml दे दिए तो 10 और 5 कितना होगा, 15 ml। और अगर मान लीजिए इससे हम 5 इसमें दे दिए तो ये कितना हो गया, इसमें 10 था इसमें 5 था, ठीक है। इससे 5 इसमें दे दिए तो इसमें हो गया कितना, 10 और इसमें 5, फिर भी हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 15 ml। इसी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन। तो बच्चे के दिमाग में एक बात होता है कि कंजर्वेशन में तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज का, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए वो कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो उतना है, कांस्टेंट है। जब हम ऐड करते हैं टोटल को, ओवरऑल को, तो वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो कंजर्वेशन हम लॉ जो हमें इसमें देखना है 5, 5,
तो फर्स्ट नंबर है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण सिद्धांत भी बोलते हैं और नियम। सिद्धांत नियम ये दोनों का मीनिंग एक ही है, एक बात याद रखिएगा, आवेश संरक्षण का नियम बोले या सिद्धांत बोले, सिद्धांत का जो दूसरा मीनिंग है वो नियम ही है। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्लास में आ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा एक नियम, हम बोले कि मेरा सिद्धांत है कि क्लास में कोई हल्ला नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे देगा। तो ये जो सिद्धांत है, जो मेरा सिद्धांत है, वो एक तरह का रूल है, एक तरह का नियम है। तो दैट मीन्स हम ये इजीली बोल सकते हैं कि सिद्धांत और नियम दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, फर्स्ट नंबर कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम लिखे या सिद्धांत, मीनिंग एक ही है। दूसरा है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम या सिद्धांत। थर्ड नंबर है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। फोर्थ नंबर है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का संरक्षण नियम। और फिफ्थ नंबर है प्रिंसिपल ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन, जिसका हिंदी में है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा कि चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज संरक्षित रहेगा। सेकेंड में एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी ऊर्जा संरक्षित रहेगा। थर्ड में लीनियर मोमेंटम संरक्षित रहेगा, रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। फिर फोर्थ नंबर में एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कंजर्व रहेगा। और फिफ्थ में मास एनर्जी, इसको ही बोलते हैं हम लोग, ये जो फिफ्थ नंबर है ये मेरा E=mc², जिसको हम लोग मास एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं या मास एनर्जी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए। आज हम लोग देखते हैं कितना नंबर तक जाते हैं लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। चलिए लिखिए, जा रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। यहाँ लिखे हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो अगर हम ऑफ लिखेंगे तो लॉ को आगे लिखेंगे, यहाँ वही किए हैं। तो ये सब इंग्लिश में लिखने का एक तरीका है, उतना टेंशन लेना नहीं है। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार या आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट या विनाश, यहाँ विनाश लिखे हैं शब्द, कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में से क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसका हम डिटेल में अगर बात करें तो चार्ज ना ही तो क्रिएट होगा ना ही तो डिस्ट्रॉय होगा, बट यह ट्रांसफ़र होगा ना, मतलब कि यह ना ही तो उत्पन्न होगा ना ही तो विनाश होगा, यह बस क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर्ड होगा। और संरक्षण का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, उसके टोटल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना। जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें मेरा मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है, इसमें मेरा 5 कूलम चार्ज है। टोटल जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, 15 कूलम। अगर दोनों को ऐड करते हैं, टोटल को ऐड करते हैं, अब ये मान लीजिए इसको दे दिया, ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब कि स्थानांतरित कर दिया 5। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। इसके पास 10 कूलम हो गया, या 5 अगर दे दिया तो फिर भी जो आप ऐड करिएगा, तो इसको अगर 5 दे दिया तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि चार्ज ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही तो डिस्ट्रॉय, बस उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ लिखे हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी के लिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड। यहाँ ट्रांसफर्ड वर्ड है, यहाँ क्या है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि यहाँ इसका अगर इस चार्ज नहीं तो क्रिएट किया जा सके, सॉरी एनर्जी नहीं तो क्रिएट किया जाएगा नहीं तो डिस्ट्रॉय, बट लेकिन इसे एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी में बात करें तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा नहीं तो उत्पन्न किया जा सकती है नहीं तो नष्ट, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित। यहाँ परिवर्तित था, यहाँ क्या है, स्थानांतरित। तो इसका मतलब क्या है कि इसे बस परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, स्थानांतरित और इसमें परिवर्तित। तो ऊर्जा नहीं तो उत्पन्न कर सकता है नहीं तो नष्ट, इसे बस
परिवर्तित करेंगे। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि जनरेटर होता है, क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर में क्या लगता है आपका? पेट्रोल, डीजल, तो वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। या मान लीजिए डीजल लगता है तो वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, फ्यूल है वो, तो वो भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है। और उसके कारण वहाँ पे क्या होता है? डायनेमो में आर्मेचर, एक तरह का आर्मेचर होता है, वहाँ वो घूमता है उसके अंदर। वहाँ मैकेनिकल वहाँ पे मैकेनिकल मतलब वहाँ पे एक तरह का डिवाइस रोटेट होता है जनरेटर में, जिसको हम वहाँ पे वहाँ कौन एनर्जी हुआ? मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और वह जब रोटेट होता है, वह मैकेनिकल एनर्जी के कारण हमें कौन एनर्जी मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो ये सब बात को, तो वहाँ एक रूप से मैकेनिकल एनर्जी एक फॉर्म था, रूप था, वह किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप था ना, गति में जो ऊर्जा था वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा, वो किस में परिवर्तित हो गया? विद्युत ऊर्जा में। तो ये सब बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग अब 3 इसमें लॉ और बचा है, और कुछ हम लोग साइंटिस्ट लोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उन्होंने किस किस चीज़ का डिस्कवर किया, उन्होंने किस किस चीज़ को बनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए।